ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज ये नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वैसे हम 10th क्लास में रेस्पिरेशन टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है। पूरा रेस्पिरेशन नहीं है, रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो हम पहले रेस्पिरेशन को देख लेते हैं, फिर ये कौन सा पार्ट है उस पार्ट को डिटेल में पढ़ लेंगे। तो हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन का मीन होता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। ओके, फूड का ब्रेकडाउन और एनर्जी का निकलना, यही तो रेस्पिरेशन है। हाँ, ये रेस्पिरेशन हो सकता है कि एनारोबिक हो, बिना ऑक्सीजन के, विदाउट ऑक्सीजन दिस रेस्पिरेशन टेक प्लेस, या फिर हो सकता है ऑक्सीजन की जरूरत है जिस रेस्पिरेशन में, उसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। वैसे हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं ईस्ट का एक एग्जाम्पल, और मसल्स की ह्यूमन बॉडी में या दूसरे मैमल में भी ऐसा होता है कि हम पहले ईस्ट की बात करते हैं। तो ईस्ट में दरअसल जब ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, तो बिना ऑक्सीजन के जब ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, उस समय जो प्रोडक्ट बनता है वो एथेनॉल बनता है और CO2 भी रिलीज होता है। ठीक है, और हम अगर मसल की बात करें तो मसल में वैसे तो एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है, लेकिन अगर हम किसी समय ज़्यादा एक्सरसाइज करें तो फिर ऑक्सीजन की कमी की वजह से मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है लैक्टिक एसिड, और यहाँ पर CO2 प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है, हाँ, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो फिर जैसे हमने देखा कि ग्लूकोज से यहाँ एथेनॉल और CO2 बन रहा है, यहाँ ग्लूकोज से डायरेक्टली लैक्टिक एसिड बन रहा है, और एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज से बनता है, आप जानते हो, CO2 प्लस H2O। हाँ, एनर्जी तो सभी में बनती ही है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। ये आसान हो जाए इसलिए हमने एरोबिक रेस्पिरेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया है। एक है डायरेक्ट रेस्पिरेशन और दूसरा है इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। ऐसा एक आध क्वेश्चन भी मिल सकता है आपको। तो ये डायरेक्ट रेस्पिरेशन क्या है? तो दरअसल रेस्पिरेशन तो होता है सेल के अंदर। ठीक है, सेल के अंदर होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या वहीं पर जो ग्लूकोज होता है सेल के अंदर, वो ब्रेक होके एनर्जी में कन्वर्ट होता है और कुछ अदर प्रोडक्ट भी बनते हैं, जैसे हमने देखा यहाँ लैक्टिक एसिड, यहाँ एथेनॉल, और यहाँ पर CO2 और H2O। ठीक है, तो ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होना ये सेल के अंदर प्रोसेस होता है। लेकिन अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन है तो इसके लिए इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, और वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? एटमॉस्फेयर से। ठीक है, और जो रेस्पिरेशन के बाद जो CO2 बनेगी उसे भी सेल को रिलीज करना होगा, और वो फिर वापस कहाँ चली जाएगी? एटमॉस्फेयर में ही चली जाएगी। तो ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का आना और CO2 का वापस जाना एटमॉस्फेयर में। अगर ये डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट का मतलब बिना किसी मीडियम के, सेल और एटमॉस्फेयर के बीच में कोई मीडियम होता है, तो हम उस कंडीशन में बोलते हैं इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। और अगर कोई मीडियम नहीं होता, डायरेक्टली ये ट्रांसफर होता है दोनों के बीच, एटमॉस्फेयर और सेल के बीच, तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं डायरेक्ट रेस्पिरेशन। ठीक है, अभी डायरेक्ट रेस्पिरेशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है।
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पिरेशन है डायरेक्ट वाला, वो तो हमें आज आसानी से समझ आता है, ठीक, कि ऐसा होगा। लेकिन मल्टी सेलुलर में कैसे होता है तो वो हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। अभी इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं। तो ये सेल्स हैं, टिश्यू मीन सेल्स, ठीक है। तो रेस्पिरेशन तो यहां हो रहा है, मीन्स ग्लूकोज से एनर्जी का बनना और CO2 और वाटर का फॉर्मेशन। अब इसको लगातार ऑक्सीजन चाहिए और जो CO2 प्रोड्यूस हुई वो इसको वापस एटमॉस्फेयर को देना है। लेकिन देखो एटमॉस्फेयर ये है, ठीक है। तो ये सेल ऑक्सीजन डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकती, बल्कि एटमॉस्फेयर और इस सेल के बीच में ये मीडियम है, ये पूरा मीडियम है। तो इस मीडियम के द्वारा ही ये गैसेस का एक्सचेंज होता है सेल्स और एटमॉस्फेयर के बीच, ठीक है। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आती है लंग्स में, ठीक है। इस चीज को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग भी बोलते हैं, ठीक है। गैसेस का आना इधर, इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन या इनहेलेशन, और वापस जाना गैसेस का, इसको बोलते हैं एक्सपायरेशन या फिर एक्सेलेशन। उसके बाद लंग्स और ब्लड के बीच एक्सचेंज होता है गैसेस का, ठीक है। तो गैसियस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। उसके बाद जो ब्लड के पास ऑक्सीजन आ गई, हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जिसके पास ऑक्सीजन आ गई ब्लड के पास, वो ब्लड ट्रांसपोर्ट होके जाएगा, मीन्स ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, कैरी करेगा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड और थ्रू ब्लड, इधर से ये वाला ब्लड CO2 लेके जा रहा है, ये वाला ब्लड ऑक्सीजन लेके आ रहा है। उसके बाद फिर से यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, या इसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में ये वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये वाले टॉपिक पढ़ने वाले हैं, है ना। ब्रीदिंग पढ़ने वाले हैं डिटेल में, गैसियस एक्सचेंज पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ने वाले हैं, और इंटरनल रेस्पिरेशन या गैसियस एक्सचेंज अंदर जो हो रहा है उसको पढ़ने वाले हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में इस चैप्टर में बिल्कुल भी डिस्क्राइब नहीं किया है, ठीक है। वो एक अलग चैप्टर है 11th क्लास में, प्लांट फिजियोलॉजी में, वहां हम सेलुलर रेस्पिरेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी बात कर लेते हैं, बल्कि सभी एनिमल्स में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करेंगे अभी। जैसे प्रोटोजोआ की बात करें, प्रोटोजोआ मीन्स अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, तो वो तो सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो डायरेक्ट रेस्पिरेशन होगा ही थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। यहाँ एटमॉस्फेयर। अब पोरीफेरा की बात करें, मीन्स स्पंजिस की बात करें, तो उसमें भी सेल ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेलुलर ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो फिर एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली सेल्स में ऑक्सीजन चली जाती है और जो CO2 फॉर्म होती है वो वापस आ जाती है। वैसे ये जो प्रोसेस है वो वाटर की मदद से होता है। आप समझते हो पोरीफेरा हमने
9th क्लास में पढ़ा है डिटेल में। तो जो वाटर आया, वाटर के पास सोल्यूबल ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन चली जाएगी सेल के पास, और जो CO2 वापस आएगी वो फिर वाटर में चली जाएगी। ठीक है, तो वो कैनाल सिस्टम हमने पढ़ा है डिटेल में। अब अगर हम निडेरिया की बात करें या सीलेंट्रेट की बात करें, सीलेंट्रेट या निडेरिया मीन्स जैसे कि हाइड्रा की बात करें, तो हाइड्रा में भी बॉडी सरफेस से डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाती है ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर से वापस मीन्स CO2 वापस चली जाती है और ऑक्सीजन आ जाती है डायरेक्टली। तो यहाँ भी डायरेक्ट रेस्पिरेशन हो रहा है। अगर प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी डायरेक्टली डिफ्यूजन हो रहा है एटमॉस्फेयर और बॉडी के बीच, टिश्यूज के बीच, तो यहाँ भी डायरेक्ट रेस्पिरेशन है। और अगर हम निमेटोड की बात करें तो जो निमेटोड पैरासाइटिक होते हैं, तो पैरासिटिक निमेटोड में तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन जो फ्री लिविंग निमेटोड होते हैं, ये जो फोटो में दे रखा है ये तो पैरासिटिक है, तो यहाँ तो दरअसल एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। लेकिन कोई फ्री लिविंग निमेटोड है तो उसमें भी उसकी बॉडी और एटमॉस्फेयर के बीच डायरेक्ट डिफ्यूजन होता है, डायरेक्ट ट्रांसफर होता है गैसेस का। अगर हम एनीलिड की बात करें तो वैसे तो एनीलिड में जैसे कि एस्केरिस की बात करें, अर्थवॉर्म की बात करें, तो अर्थवॉर्म में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो स्किन के थ्रू होता है, स्किन के थ्रू, बॉडी बॉल, ठीक है, स्किन। तो स्किन वाला जो रेस्पिरेशन होगा वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोला जाता है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, जैसे व्हाट इज द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ऑप्शन में होगा थ्रू बॉडी बॉल, बाई लंग्स, बाई गिल्स, बाई बक्कल कैविटी, लाइक दिस। ठीक है, तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मीन्स थ्रू स्किन या थ्रू बॉडी बॉल। तो हम जानते हैं कि अर्थवॉर्म की जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, और मॉइस्ट स्किन की वजह से ही वो गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो पाता है, गैसेस का डिफ्यूज़न हो पाता है। अगर इसकी स्किन ड्राई हो जाए तो फिर इसमें ये गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो सकता और अर्थवॉर्म की डेथ हो जाएगी। हाँ, कुछ एनीलिड ऐसे भी हैं जिनमें गिल्स होती हैं, लेकिन वो एनीलिड्स एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहने वाले जो एनीलिड हैं उनमें गिल्स होती हैं और गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। और किसी एनिमल में गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो तो हम क्या बोलेंगे, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। अब हम आर्थ्रोपोड की बात कर लेते हैं। तो आर्थ्रोपोड में रेस्पिरेशन 3 टाइप से होता है। एक होता है ट्रैकियल रेस्पिरेशन, दूसरा होता है रेस्पिरेशन थ्रू बुक लंग्स एंड रेस्पिरेशन बाय गिल्स। अब ये ट्रैकियल रेस्पिरेशन क्या है? देखो, बॉडी में एक ट्यूब्स का नेटवर्क पड़ा रहता है ना, ये बॉडी में ट्यूब का नेटवर्क दिखाया भी है, ये दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा बड़ा करके दिखाया। तो ये ओपनिंग है जो बॉडी सरफेस पर होती है। तो बॉडी सरफेस पर ये जो ओपनिंग होती है इसे हम स्पायरेकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पायरेकिल। और स्पायरेकिल ओपन होता है एक मोटी सी ट्यूब में जिसे हम ट्रेकिया बोलते हैं, ठीक है, और वो फिर फाइन ट्रैक्यूल्स में डिवाइड होती जाती है और फाइनली वो ट्रैक्यूल्स, जो फाइन ट्रैक्यूल हैं, वो पहुंचते हैं टिश्यू के पास। तो बहरहाल वो टिश्यू एटमॉस्फेयर को डायरेक्टली CO2 दे रहे हैं और एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली ऑक्सीजन ले रहे हैं। बस बीच में ट्यूब्स हैं, लेकिन कोई मीडिया नहीं, ना कोई ब्लड है ना, ना कोई अदर फ्लूइड है। तो ये डायरेक्ट रेस्पिरेशन हम बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। अब अगर हम ट्रैकियल रेस्पिरेशन किस में होता है? तो इंसेक्ट्स में होता है। जो भी इंसेक्ट हैं, जैसे अर्थवॉर्म हो गया, हाउस फ्लाई हो गई, है ना, या फिर हनी भी हो गई, इन सभी में ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है। और जो बुक लंग्स होते हैं वो अरेक्निड में होते हैं। अरेक्निड का मतलब जैसे
स्कॉर्पियोन, है ना। तो बुक लंग्स, ये बुक लंग्स का फिगर है, बुक लंग्स होते हैं, ठीक है। तो बुक लंग्स में क्या होता है, बेसिकली एक तरफ से एयर फ्लो कर रही है और दूसरी तरफ से ब्लड फ्लो कर रहा है ना। तो मेम्ब्रेन के एक तरफ से एयर निकल के जा रही है, दूसरी तरफ से ब्लड। तो ये जो ऑक्सीजन है या एयर है, वो ऑक्सीजन चली जाती है ब्लड में, और जो एक्सेस CO2 होती है वो वापस आ जाती है। तो इसका जो फंक्शन है वो लंग्स की तरह ही होता है, इसलिए हम बोलते हैं लंग्स, क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो वही पेजेस पेजेस, एक के बाद पेज, एक के बाद पेज, तो बुक टाइप की है, इसलिए हम बोल रहे हैं बुक लंग्स, ठीक है। और जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड में गिल से रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड क्रस्टेसिया होते हैं जनरली, क्या क्रस्टेसियन, क्रस्टेसिया आर्थ्रोपोड का क्लास है, अरेक्निडा भी क्लास है, इंसेक्टा भी क्लास है। तो क्रस्टेसिया में गिल से होता है रेस्पिरेशन। अगर मोलस्क की बात करें तो मोलस्क में भी गिल्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। और इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो उसमें ट्यूब फीट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। वैसे हमने 9th क्लास में ट्यूब फीट का फोटो बना के देखा था। अब अगर कॉर्डेट की बात करें तो कॉर्डेट में फिशेज आ जाती हैं, ठीक है। कॉर्डेट में फिर एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स आ जाते हैं। तो फिशेज में तो गिल से ही रेस्पिरेशन होता है, फिशेज में भी गिल्स होती हैं और गिल से रेस्पिरेशन होता है। तो ये वीडियो पॉज करके आप गिल्स को देख सकते हो, और अगर डिटेल में समझना है तो मेरे को बता सकते हो, ठीक है। और अगर हम एम्फीबिया की बात करें तो एम्फीबिया में जो रेस्पिरेशन है, जैसे कि फ्रॉग, तो माउथ कैविटी से भी होता है ना। माउथ इसका काफ़ी बड़ा माउथ होता है, तो डायरेक्ट जो माउथ वाली मेम्ब्रेन है उनके थ्रू ब्लड में चली जाती है ऑक्सीजन और CO2 वापस आ जाती है। और इसमें लंग्स भी प्रेजेंट होता है, तो लंग से भी होता है। बाकी स्किन इसकी मॉइस्ट रहती है तो स्किन से भी होता है। तो फ्रॉग में रेस्पिरेशन स्किन वाला भी होगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और इसमें लंग से भी रेस्पिरेशन होगा और बक्कल कैविटी से भी होगा। इवन जब फ्रॉग टेडपोल होता है ना, लार्वा होता है, उस समय इसमें गिल्स रिप्रेजेंट होते हैं, उस समय रेस्पिरेशन गिल्स से होता है। जब ये एडल्ट होता है तो गिल्स डिसअपियर हो जाते हैं और बाकी दूसरे ये स्ट्रक्चर हैं उनकी मदद से ये रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। और अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो लंग्स से रेस्पिरेशन होता है, और बर्ड्स में भी लंग से रेस्पिरेशन होता है, और मैमल्स में भी लंग से रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। अब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये हमें जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, ठीक है। इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें दिखाई दे रहा है, इसके दो काम है बेसिकली। एक तो है एक्सचेंज वाला काम, और दूसरा काम है ट्रांसपोर्ट वाला काम, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, एक एक्सचेंज, ठीक है। तो नोस्टिल है ना, जो ओपनिंग होती है नोज की ओपनिंग, उन्हें बोलते हैं नोस्टिल। तो नोस्टिल से लेकर और आप चले जाओ, नोस्टिल से आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले नेजल चैम्बर में, और नेजल चैम्बर के बाद नेजोफेरिंग्स में, फिर फेरिंग्स में, उसके बाद लैरिंग्स में। लैरिंग्स की जो ओपनिंग है उसे बोलते हैं ग्लोटिस, है ना, ग्लोटिस। और ग्लोटिस के ऊपर जो लिड होती है उसे बोलते हैं एपिग्लोटिस, ठीक है। ये जो
ट्रेकिया है, पाइप है जिसके ऊपर सी शेप की रिंग्स होती हैं कार्टिलेज की। तो ट्रेकिया सिंगल, और ट्रेकिया जब डिवाइड हुआ तो हम बोलेंगे ब्रोंकाई। हाँ, उसको बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई। ये जो ट्रेकिया डिवाइड हो रहा है तो हम बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई, और प्राइमरी ब्रोंकाई फिर फर्दर डिवाइड होगा सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होगा टर्सरी ब्रोंकाई में। ठीक है, और टर्सरी ब्रोंकाई फिर डिवाइड होगा ब्रोंक्यूल्स में, और वो ब्रोंक्यूल्स शुरू में इनिशियल ब्रोंक्यूल होंगे और फिर फाइनली टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होंगे। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में ही एल्वियोलाई अटैच होते हैं, है ना। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में ही क्या होते हैं, एल्वियोलाई होते हैं। तो बहरहाल नोस्टिल से और ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, ठीक है, यहाँ तक ये सभी पार्ट का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करना, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना। और जो फाइनल वाला पार्ट है ये एल्वियोलाई, इसका फंक्शन है एक्सचेंज करना। ठीक है, कि इस एल्वियोलाई और इसके आसपास होता है ब्लड कैपिलरी, तो कैपिलरी और एल्वियोलाई के बीच ब्लड का गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। ठीक, तो हमने देखा सबसे पहले नोस्टिल था, फिर नेजल चैम्बर था, उसके बाद फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल और एल्वियोलाई। ठीक है, लंग्स ये वाला पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट क्या बोला जाता है, लंग्स। इसको लंग्स नहीं बोलते, ये तो क्या है, ट्रेकिया है। और अब ये वाला लंग्स लेफ्ट है राइट, तो ये राइट लंग्स है। ये वाला कौन सा है, लेफ्ट लंग्स। राइट लंग्स में 3 लोब्स होते हैं, है ना, सुपीरियर, इंफीरियर और मिडिल लोब। जबकि लेफ्ट वाला जो लंग्स है उसमें 2 लोब होते हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर लोब। और ये जो लेफ्ट वाला ही लंग्स है इसमें ये नोच होती है। नोच का मतलब हम कह सकते हैं कि किसी में वही एक कट कह सकते हैं, है ना, एक कट लगा होता है जो हर्ट को जगह मिल जाए इसलिए होता है ना। अगर ये नोच नहीं होगा तो फिर हर्ट कहाँ जाएगा, हर्ट के लिए जगह नहीं बचेगी। तो हर्ट के लिए बेसिकली इस नोच की वजह से यह स्पेस होता है। तो इस नोच को हम बोलते हैं कार्डियक नोच। क्या बोलते हैं, कार्डियक। कार्डियक आप जानते हो, और नोच वर्ड ऐसा कोई कट या डिप्रेशन हो तो हम उसे बोल सकते हैं नोच। ठीक है, तो ये जो ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई और इसके बाद के जो भी हमने अभी देखे थे, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी, टर्सरी, ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल, इनिशियल और एल्वियोलाई, इन सब के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है। इन सब के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, उसे हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। और वो एक नहीं होती बल्कि 2 मेम्ब्रेन होती हैं, है ना। एक इनर मेम्ब्रेन, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन और आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, और उस फ्लूइड की वजह से, जैसे ये जो लंग्स है छोटा बड़ा होता है, इंस्पायर करेंगे जब हम सांस को लेंगे तो लंग्स बड़े हो जाएंगे, बाहर निकालेंगे अपनी सांस को तो छोटे हो जाएंगे। तो उस समय मेम्ब्रेन्स के बीच फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम यही फ्लूइड करता है ना। नहीं तो फ्रिक्शन होगा और टिश्यू डैमेज हो जाएंगे। तो मेम्ब्रेन के बीच जो फ्रिक्शन है वो कम से कम रहे, तो फ्लूइड की वजह से ही कम रहता है फ्रिक्शन। ये लंग्स और हार्ट एक कैविटी में इनक्लोज्ड रहते हैं और इस कैविटी का नाम होता है थोरेसिक कैविटी। और हम जानते हैं ये थोरेसिक कैविटी डायफ्राम के ऊपर वाली जो कैविटी है उसे बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, और डायफ्राम के नीचे वाली जो कैविटी है उसे बोलते हैं हम एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है,
तो इस थोरेसिक कैविटी के नीचे की तरफ तो डायफ्राम है, और इसके अगर हम डोर्सल साइड में देखें, डोर्सल साइड हम जानते हैं बॉडी का डोर्सल साइड मीन्स बैक की तरफ, तो उधर वर्टिब्रल कॉलम होता है, डोर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम होता है, जबकि वेंट्रल साइड में स्टर्नम प्रेजेंट होता है, स्टर्नम, ठीक है। और जो लेटरल साइड है उधर रिब्स प्रेजेंट रहती है। तो इस तरह से ये थोरेसिक कैविटी है, इनक्लोज्ड है, नीचे से डायफ्राम, डोर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रल साइड में स्टर्नम और लेटरल साइड में रिब्स प्रेजेंट होती हैं। वैसे रिब्स की ये कट दिखाई दे रहे हैं, रिब्स के कट दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये जो कैविटी है ये पूरी तरह से एयर टाइट होती है, एयर टाइट। अगर ये पंचर हो जाए, है ना, अगर ये पंक्चर हो जाए तो हम ब्रीदिंग नहीं कर सकते, लंग्स वर्क करना बंद कर देंगे, है ना, स्टॉप कर देंगे अगर ये कैविटी पंक्चर हो जाए। अगर कोई यहाँ चोट लग जाए और वो चोट ना भरे तो हमारे लंग्स काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने जो भी यहाँ वर्ड्स लिखे हैं लगभग सब जान लिए हैं, जैसे एपिग्लोटिस, तो ग्लोटिस मीन्स एक ओपनिंग होती है, लेरिंग्स की जो ओपनिंग है उसे ग्लोटिस बोलते हैं, ग्लोटिस के ऊपर जो लिड है उसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। लेरिंग्स जान लिया। हाँ, इसे लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। इसी लेरिंग से आवाज़ निकलती है, हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है, तो ये हो गया लेरिंग्स। ट्रेकिया ये बड़ा सा पाइप है, और ट्रेकिया हो गया, और ये ब्रोंकाई हो गए, ठीक है। सभी टाइप के ब्रोंकाई, इवन इनिशियल ब्रोंक्यूल तक, ये जो रिंग्स होती हैं, कार्टिलेज की जो रिंग होती हैं वो ट्रेकिया पर भी होती हैं, और सभी टाइप के ब्रोंकाई पर भी होती हैं, इवन इनिशियल ब्रोंक्यूल पर भी ये रिंग्स होती हैं, ठीक है। तो ब्रोंकस मीन्स सिंगुलर है, ब्रोंकाई प्लूरल है, कट ऑफ रिब्स, लंग्स, तो ये सारी चीज़ें हमें समझ आ गई, ठीक है। अब यही सारी चीज़ें एनसीईआरटी में आप ढंग से पढ़ोगे, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ओपन है ना, एबव अपर लिप्स, ठीक है, ये हम जानते हैं। नेजोफेरिंग्स समझते हैं, ट्रेकिया समझते हैं, साउंड बॉक्स समझते हैं, साउंड बॉक्स का मतलब क्या है, लैरिंग्स, ठीक है। और एपिग्लोटिस समझते हैं, ट्रेकिया समझते हैं। अच्छा, ट्रेकिया जो डिवाइड होता है ब्रोंकाइज में वो किस लेवल पर होता है, तो जहाँ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा होता है उसके सामने ही वो डिवाइड होता है। मतलब क्या है कि ये जो ट्रेकिया है, अगर वर्टिब्रल कॉलम देखें, वर्टिब्रल कॉलम पीछे होता है, तो वर्टिब्रल कॉलम में आप सबसे पहले ऊपर की तरफ वो सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं जो गर्दन में होती हैं, ठीक है। फिर थोरेसिक कैविटी के पीछे थोरेसिक वर्टिब्री होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो एब्डोमिनल है उसके पीछे लंबर वर्टिब्री होती हैं, लंबर वर्टिब्री। परल थोरेक्स के पीछे जो वर्टिब्री होती हैं उनको हम बोलते हैं कौन सी वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री। और थोरेसिक वर्टिब्री का नंबर होता है 12, और सर्वाइकल वर्टिब्री का नंबर होता है 7, और ये जो लंबर वर्टिब्री है इसका नंबर होता है 5। तो ये 12 वर्टिब्री हैं, कौन सी वाली, थोरेसिक वर्टिब्री हैं 12। उसमें पांचवी थोरेसिक वर्टिब्री के सामने ये ब्रांचिंग होती है ना। ये जो एक पाइप आया है वो दो में डिवाइड हो जाता है, तो किसके सामने, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री के सामने, ठीक है। तो ये राइट लेफ्ट, प्राइमरी ब्रोंकाई, टर्सरी, फिर ब्रोंक्यूल्स, है ना। यहाँ लिखा है कि इनिशियल ब्रोंक्यूल तक ये सब सपोर्ट पाते हैं किससे, कार्टिलेजनस रिंग से, वो हम जान ही चुके हैं। और फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल फाइनली एक
वेस्कुलराइज का मतलब जिसमें ब्लड हो, बैग लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई। तो ये सब आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये डबल लेयर प्लूरा और इनर आउटर, ये सारी चीजें, ठीक है। अब बहरहाल हम जानते हैं कि द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेयर एयर टू एल्वियोलाई। तो कंडक्टिंग पार्ट हम समझ गए, ट्रांसपोर्ट करने वाला पार्ट कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ब्रोंक्यूल्स तक होता है वो। और एक्सचेंज वाला पार्ट फाइनली कौन सा होता है, एल्वियोलाई होता है। तो ये जो कंडक्टिंग पार्ट है इसके फंक्शन क्या क्या हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके फंक्शन हैं, एक तो ये सफाई करता है, वो एयर है उसमें जो फॉरेन पार्टिकल हैं वो सब चिपक जाते हैं उन पाइप, जो भी पाइप हैं, जैसे ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, उनकी दीवारों में, अंदर की जो दीवारें हैं उनमें म्यूकस होता है, तो उस म्यूकस में वो फॉरेन पार्टिकल स्टक कर जाते हैं, ठीक है। तो फॉरेन पार्टिकल गायब हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। साथ ही साथ एयर अगर ड्राई हो, है ना, तो उसमें ह्यूमिडिटी आ जाती है ना, ह्यूमिफाई हो जाती है। दूसरा, उसका टेम्परेचर कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन इतने पाइप में ट्रेवल करते करते, इधर उधर टकराते टकराते उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। तो इसका फंक्शन हो गया, एक तो सफाई करना, क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, ह्यूमिफाई करना, और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। और फाइनली जो जो पार्ट है जो वो करता है डिफ्यूज या एक्सचेंज पार्ट है, तो एक्सचेंज पार्ट में क्या होता है, एल्वियोलाई में क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। तो लंग्स आर सिचुएटेड, ये थोरेसिक वाला हम सब समझ गए हैं, पल्मोनरी कैविटी समझ गए हैं। जो डायफ्राम है उसकी शेप होती है डोम शेप, वेंट्रल, और ये सारी चीज़ें आप देख लोगे NCERT से, यहाँ से भी पढ़ सकते हो पॉज करके वीडियो। अब रेस्पिरेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो ये सारी चीज़ें हम पहले ही देख चुके हैं कि सबसे पहले ब्रीदिंग होती है, फिर उसके बाद वो एक्सचेंज होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, फिर से एक्सचेंज होता है, और फाइनली सेल में यूटिलाइजेशन होता है जो गैस आई है, ठीक है। तो ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग क्या है, जिसमें इंस्पिरेशन होता है और एक्सपिरेशन होता है, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन, ठीक है। तो हम ब्रीदिंग की सबसे पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं, मतलब फर्स्ट जो पार्ट है ये वाला, इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो ब्रीदिंग पार्ट है ये, और ब्रीदिंग को डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो ब्रीदिंग की मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग के दो पार्ट होते हैं, एक इंस्पिरेशन और एक एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब लंग्स में गैसेस का आना, और लंग्स से गैसेस का बाहर जाना, ये एक्सपायरेशन है, ठीक है। अब ये कैसे होता है, तो हम समझ ही गए, ये थोरेसिक कैविटी की मदद से होता है। अब थोरेसिक कैविटी में क्या क्या है वो हम पहले से ही जानते हैं, पीछे होता है वर्टिब्रल कॉलम, आगे होता है स्टर्नम, ठीक है, आगे स्टर्नम, पीछे वर्टिब्रल कॉलम, और लेटरल साइड में ये तो हो गई डोर्सल साइड, ठीक है, ये हो गई वेंट्रल साइड, ये हो गई लेटरल साइड, और लेटरल साइड में रिब्स होती हैं, ठीक है। और ये होता है डायफ्राम। अब ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये तो फिक्स है, मूव नहीं कर सकता, लेकिन जो स्टर्नम है वो मूव कर सकती है, किसकी मदद से, रिब्स की मदद से। तो रिब्स भी मूवेबल हैं और स्टर्नम भी मूवेबल है। स्टर्नम ऊपर जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, ठीक है। तो रिब्स भी नीचे ऊपर मूव करती रहती हैं, उनकी मदद से स्टर्नम भी मूव करती रहती है नीचे ऊपर। रिब्स के बीच में मौजूद होती हैं मसल्स, दो तरह की मसल्स होती हैं, एक होती हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और दूसरी होती हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। जैसे यहाँ रिब्स के बीच में दिखाई दे रही, एक का अरेंजमेंट इस टाइप से है और दूसरे का अरेंजमेंट इस टाइप से है, ठीक है। तो ये वाला जो अरेंजमेंट है
ये जब वर्क करेगी, ये वाला वर्क मतलब ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगी, जिसका अरेंजमेंट ऐसा वाला ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी उस समय ये रिब्स ऊपर की तरफ मूव करेंगे या स्टर्नम ऊपर की तरफ मूव करेगी। और ऊपर की तरफ जब मूव करेगी तो ये जो कैविटी है उसका साइज बड़ा हो जाएगा, है ना। जब ये ऊपर करेगी तो बाहर की तरफ भी करेगी और इस कैविटी का साइज बड़ा हो जाएगा। और इस कैविटी का साइज बड़ा होने से यहाँ का जो प्रेशर है, लंग्स का प्रेशर है, वो कम हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में? एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। तो वो एटमॉस्फेयर जो गैसेज हैं वो लंग्स में चली आएंगी। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है। अच्छा, जब ये वाली मसल जिसका नाम, अच्छा ये वाली मसल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो ये बाहर की तरफ जा रहा है। कौन? स्टर्नम। तो फिर हम इस मसल को बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जिस मसल की वजह से बाहर जाए स्टर्नम उसे बोलेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और जिस मसल की वजह से अंदर की तरफ आए स्टर्नम, अंदर की तरफ, है ना, इनवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, तो उस मसल को हम बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। यहाँ गलत लिखा है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो अच्छा, डायफ्राम की भी बात कर लेते हैं। तो डायफ्राम नॉर्मली रहता है डोम शेप ऐसा, ठीक है, रिलैक्स। ये डोम शेप है लेकिन रिलैक्स है। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, जब डोम शेप रहेगा तो रिलैक्स रहेगा और जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फ्लैट होगा। तो आप बताओ, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कैविटी का साइज बढ़ेगा या कम होगा? हाँ, इंक्रीज करेगा। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तब कैविटी का साइज बड़ा हो जाता है। तो दो मसल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। एक मसल तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। उस समय इस कैविटी का साइज बड़ा हो जाता है और इंस्पिरेशन हो पाता है। और जब दूसरी जो मसल है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है उस समय ये रिलैक्स करता है, तो कैविटी का साइज छोटा हो जाता है और एयर बाहर चली जाती है। बहरहाल इसको स्टेप बाइज कुछ इस तरह से, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करेगी, उस समय एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। और जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये स्टर्नम किधर जाएगा? बाहर जाएगा, ठीक है, और ऊपर जाएगा, बाहर और ऊपर, है ना, अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। और रिब केज मूव अपवर्ड्स, आप जानते हो रिब भी ऊपर जाएगा। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होकर फ्लैट हो जाएगा। इसकी वजह से थोरेसिक कैविटी जो है उसका साइज बड़ा हो जाएगा और थोरेसिक कैविटी का साइज बड़ा होगा तो लंग्स का भी साइज बड़ा हो जाएगा और लंग्स का साइज बड़ा होगा तो एल्वियोलाई का प्रेशर या लंग्स का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा और एयर है वो अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये इंस्पिरेशन है। क्या है ये? इंस्पिरेशन, ओके, इंस्पिरेशन। अब जरा एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं, एक्सपायरेशन की बात कर लेते हैं। एक्सप्रेशन में क्या होगा? एक्सपायरेशन में तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का मतलब हुआ जो मसल ऐसा अरेंजमेंट है जिसका, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये जो स्टर्नम है नीचे की तरफ आएगा और अंदर की तरफ आएगा, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, ठीक है। उसकी वजह से देखो रिब केज भी नीचे मूव कर रहा है, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। उस समय डायफ्राम ऐसा हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। और जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा और वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और प्रेशर इंक्रीज हो गया तो एयर बाहर चली जाएगी। तो ये क्या है? एक्सपायरेशन। तो आप इसको एनसीईआरटी में एक बार पढ़ भी लोगे। बहरहाल यही इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन का तरीका है, ब्रीदिंग का तरीका है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, वो आप करके क्वेश्चन करोगे, फोटो खींचोगे और मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप करोगे, ठीक है, इवनिंग तक, आज ही की डेट में, ठीक है। तब मुझे पता चल पाएगा कि हाँ तुम सभी एक्टिव हो। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है,
कर लोगे आप लोग। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन, 5, 6, 7। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन करके मुझे भेजोगे।